पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी डिसेबल की चेकिंग चालू हो चुकी थी ये जानने के लिए कि किसने सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा खुद में ही हजम कर लिया। वांग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज कर चुका था तो उसको अपनी कल्टीवेशन छुपाना आ रहा था। वो अपनी कल्टीवेशन और सारी की सारी पावर को छुपा देता है, इस वजह से किसी का भी शक उसके ऊपर नहीं जाता कि इसी ने सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा चुराया है। और सारे के सारे डिसेबल को चेक करके उन्हें रिटर्न भेज दिया जाता है इस बिना पर कि शायद हो सकता है बाहर का कोई आया होगा जो सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा चोरी करके चला गया। जिसके बाद देखते ही देखते कंपटीशन भी स्टार्ट हो चुका था। सारे के सारे डिसेबल कंपटीशन में आए थे अपना सपना लिए कि वो इस कंपटीशन को जीतकर इनर सेक्ट को ज्वाइन करेंगे और वहां से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाएंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था यहाँ पर इतने सारे डिसेबल को मरता हुआ देखकर एक चीज पे डाउट खा रहा था कि आखिर डिसेबल इतने ज्यादा निर्दय कैसे हो सकते हैं जो सभी को मार दे। मेरे ख्याल से ना यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा प्लान बन रहा हो सकता है कि एल्डर वगैरह डिसेबल को मैनिपुलेट करते हैं और अपनी पावर की मदद से उनको अपने कंट्रोल में लेकर एक दूसरे डिसेबल को मार दिया जाता है और उनके मरने के बाद ये सारे डिसेबल अपने सोल फ्लैग के अंदर उनकी सोल को जमा कर लेते हैं। इसी वजह से कंपटीशन लड़ाया जाता है। सिर्फ इनर सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए 10,000 लोग की जान जाती है। यही वजह तो है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट इतना ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और ये सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है। नहीं पता था कि आखिर कितना गंदा प्लान है इन लोगों का इसके पीछे। जिसके बाद देखते ही देखते अब फाइनल हो चुका था। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक था वांग और दूसरी तरफ था वही बूढ़ा आदमी जिसके पास डेथ स्पेल की पावर थी, उसका नाम होता है सीमा। एल्डर हैरान कि ये वांग ये इतना अजीब सा बंदा फाइनल में कैसे पहुंच गया, ये तो पहली बार ही इस सेक्टर को ज्वाइन किया था ना, लगता है गलती से पहुंच गया होगा ये फाइनल में तो इसको इसकी औकात मालूम ही पड़ जाएगी। इस साल का फाइनल उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा, ये वांग तो बहुत जल्दी हारने वाला है। सीमा वांग से कह रहा था कि तेरी कल्टीवेशन तो बच्चे बहुत ही ज्यादा मामूली है और तुम मुझसे आया फाइनल लड़ने के लिए, तो फाइनल में आया कैसे मुझे तो ये तक समझ में नहीं आ रहा। चल ठीक है, आ ही गया है तो मैं तुझे मार दूंगा जान से और तेरी सोल को मैं कैप्चर कर लूंगा। तेरा फाइनल में आना इसलिए लिखा था क्योंकि तू मरने वाला है मेरे हाथों से। इसके बाद सीमा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डेथ स्पेल को सबसे पहले एक्टिवेट कर लिया था और उसकी मदद से वो वांग की जो इनर सोल थी उसके ऊपर हमला करता है। ये डेथ स्पेल सीधा का सीधा वांग की सोल को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वांग यहाँ पर एकदम स्टॉप। सभी को लगता है कि ये वांग तो एक ही बार के अंदर हार गया, ये फाइनल में आया कैसे था। लेकिन वांग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो डेथ स्पेल की जो टेक्निक थी वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि रेड लाइटनिंग की जैसी है डेथ स्पेल, लेकिन उन दोनों को अगर मुकाबला किया जाए तो रेड लाइटनिंग आसमान पर होगी और डेथ स्पेल जमीन पर। इतना फासला है दोनों के अंदर। सीमा दंग रह चुका था कि मेरे डेथ स्पेल को तो कैसे तोड़ सकता है, आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ था जो मेरा डेथ स्पेल डैमेज कर दे, तू इसको कैसे तोड़ पाया, मुझे इसका राज बता। तो वांग कहता है कि तेरा डेथ स्पेल ना मेरी जो ओरिजिनल पावर है उसके धूल के बराबर भी नहीं है। वांग जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहा था पूरी जमीन फटने लग जाती, एकदम तूफान और भौकाल मच चुका था। वांग बताता है कि अगर डेथ स्पेल का इस्तेमाल ऐसे इंसान पे किया जाए जिसके पास रेड लाइटनिंग की पावर है ना, तो वो डेथ स्पेल की पावर अटैक करने वाले के ऊपर ही बैकफायर कर जाती है, जैसा कि अब तेरे ऊपर करने वाली है। इसके बाद तो देखते ही देखते जो डेथ स्पेल वांग के ऊपर गया था वो उसके अंदर से बाहर निकलता है और सीधा सीमा के अंदर जाकर घुस जाता है। सीमा तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था, वो चिल्लाते हुए वांग से कहता है कि तू इंसान नहीं हो सकता, तू खा क्या, तू अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा है, इतना ज्यादा पावरफुल इंसान तू कैसे हो सकता है। देखते ही देखते सीमा पूरी तरह से यहाँ पर गायब ही हो चुका था। उसी का डेथ स्पेल आज उसकी मौत का कारण बना। पूरे के पूरे बैटल अरीना के अंदर एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग दंग रह चुके थे वांग को देखकर कि ये तो कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है। जैसे ही कॉम्पिटिशन फिनिश हुआ था इनर सेक्ट से वहाँ का एक ग्रेट एल्डर आता है जिसका नाम दाओकी था। वो कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद जो विनर था उसको ले जाने के लिए आया था इनर सेक्ट के अंदर। सभी एल्डर वगैरह उसको बता देते हैं कि आपके सामने जो ये वांग खड़ा है ना वही है इस बार के कंपटीशन का विनर। वो जो दाओकी था वो सबसे पहले वांग से यही सवाल करता है कि तूने आखिर इस सीमा के डेथ स्पेल को कैसे तोड़ा, मुझे इसका राज जानना है। तो वांग उसको अपनी सच्चाई बता देता है, क्योंकि ये दाओकी था वो अच्छे खासे लेवल पे था। वांग कह देता है कि मेरी कल्टीवेशन ज्यादा हाई है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन अचानक से खत्म हो गई थी, तो मैं उसी को धीरे धीरे करते हुए रिकवर करना चाहता हूँ। मेरी ओरिजिनल पावर इतनी है कि यहाँ पर खड़ा कोई भी इंसान उस मेरे सामने नहीं टिक सकता। दाओकी चेक करने के लिए सबसे पहले वांग के सर पे हाथ रखता है और जैसे हाथ रखा था उसको मालूम पड़ गया था कि वांग ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि मैं भी उसके सामने नहीं टिक सकता, लेकिन अभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो वो जो जेन नाम का एल्डर था उससे कह देता है कि ठीक है, इस वांग को ना मेरे साथ इनर सेक्ट में ले आ, इसको तो अपना खास डिसेबल बनाकर ले जाऊंगा मैं। तो जेन जो था वो यहाँ पर सबसे पहले वांग को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जो तुमने इस सेट के कॉम्पिटिशन को जीता, और मेरे साथ चलो मैं तुम्हें
तुम्हें इनर सेट के बारे में सब कुछ बताऊंगा और तुम्हें वहां पर ले भी जाऊंगा। जिसके बाद वांग और जेन जो थे वो दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये दोनों अब इनर सेट की तरफ ही बढ़ रहे थे। यहाँ पर आने के बाद जेन जो था वो यहाँ पर वांग को बता रहा होता है कि इनर सेट के अंदर ना 3 पीक है। सबसे पहले पीक के अंदर सोल प्योरिफिकेशन की टेक्निक सिखाई जाती है, दूसरे के अंदर सोल एक्सट्रैक्शन की और तीसरे के अंदर सोल बॉन्डिंग की टेक्निक वगैरह सिखाई जाती है। तीनों को अलग अलग लेवल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तुम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाओगे ना, अलग अलग जगह पर जाकर तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाया जाएगा और तुम्हें अलग अलग तरह की टेक्निक सिखाई जाएगी जो ज्यादातर तुम्हारी सोल पावर से ही जुड़ी होगी। हमारे सेट का ही नाम सोल रिफाइनिंग सेट है, तो यहाँ की ज्यादातर टेक्निक सोल पावर से ही जुड़ी होती है। वहाँ कहते हैं कि मुझे ना आपके सोल फ्लैग के बारे में कुछ जानना था, क्योंकि मैंने आपका सोल फ्लैग देखा है जो बहुत कमाल का था। अब उसको बताएंगे कि वो क्या है, किस तरह से आपने उसको बनाया। तो जेन अपना सोल फ्लैग बाहर निकालते हुए कहता है कि इसकी पावर बढ़ाने का सबसे सिंपल एक ही तरीका है, जितनी ज्यादा सोल तुम इसके अंदर भरते जाओगे ना, तुम्हारा सोल फ्लैग उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। सबसे पहले 10 सोल वाला फ्लैग होता है, उसके बाद 100 वाला होता है और सबसे एक्सट्रीम और जिसको तुम सबसे रेयर मान सकते हो वो होता है 1000 सोल वाला फ्लैग। तुम अगर कल्टीवेशन में बहुत आगे गए ना तो तुम 1000 सोल वाला फ्लैग भी बना सकते हो, जिसके बाद तो शायद ही तुम्हारे सामने टिकने वाला कोई होगा। कोई भी तुम्हारे सामने जल्दी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जब तुम सोल फ्लैग बनाना शुरू करोगे ना तो सबसे पहले जो उसके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, वो स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो 10 क्या 100 क्या या 1000 सोल भी उसके अंदर डाली जाए ना तो सबकी पावर को होल्ड करके रख सके। जो स्पिरिट होगी तुम्हारे फ्लैग के अंदर वो, वरना सारी की सारी सोल तो उसके अंदर से निकल कर भाग भी सकती है। स्पिरिट ढूंढना फर्स्ट स्टेप होता है सोल फ्लैग बनाने का। जितने स्ट्रॉन्ग तुम्हारे सोल फ्लैग की स्पिरिट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा सोल फ्लैग बनेगा। वांग यहाँ पर कहता है कि मेरे पास भी सोल फ्लैग बनाने का कुछ तो तरीका था जिसकी मदद से मैंने अपना फ्लैग बनाया था, लेकिन मानना पड़ेगा इनके पास जो तरीका है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी मिस्टीरियस है। जेन जो था वो यहाँ पर वांग को एक जगह भी दिखाता है जहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेट के 9 पावरफुल एल्डर अकेले में कल्टीवेशन करते हैं। 7 छोटे छोटे पोर्टल के हिसाब से बना हुआ था, वहीं पर एल्डर वगैरह कल्टीवेशन करते हैं। जेंग बता रहा था कि यहाँ पर 7 नहीं बल्कि 8 एल्डर रहा करते थे। एक एल्डर था जिसको शायद तुमने नाम सुना होगा, शेंगन्यू नाम का, उस बंदे ने मार दिया। शेंगन्यू ही वो इंसान था जिसने हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के एक एल्डर की जान ली है। इस वजह से शेंगन्यू को ना सारे के सारे लोग ढूंढते हैं। अगर सोल रिफाइनिंग सेट में वो दिखाई दिया ना तो उसको मार दिया जाएगा। वहां ये सुनकर हैरान रह जाते कि अरे भाई साहब ये लोग तो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कौन से टाइम पे सोल रिफाइनिंग सेट के किसी एल्डर को मार दिया था। क्या पता यार अब कितने लोगों को मार चुका हूं ना, हिसाब किताब भी नहीं रहता है उसका। जेन जो था वो यहाँ पर वांग को बताता है कि तुम जो बड़े बड़े 2 सर्कल देख रहे हो ना रेड कलर वाले, उन दोनों के अंदर हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के ना 2 एंसेस्टर रहते हैं। पहले वाले जो एंसेस्टर है उनका जो सोल फ्लैग है ना उसके अंदर करीब करीब 1 करोड़ के आसपास सोल होगी। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सुजाकू सेट का जो लॉर्ड है ना वो भी इनके सामने पंगा लेने से डरता है। इसलिए तो हम इतने सुकून से यहाँ पर रहते, किसी की औकात नहीं जो हमारे पास यहाँ पर आकर हमसे पंगा ले सके। हमारे एंसेस्टर ने खुद के दम से ही सारी की सारी कल्टीवेशन हासिल की है, लेकिन अभी शक्ल नहीं दिखाई जाती कि वो एंसेस्टर था कौन। जिसके बाद जेन जो था वो यहाँ पर वांग को अलग अलग फ्रैक्शंस के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पर जाकर तुम अपना कपड़ा ले सकते हो जो तुम्हें इनर सेट के अंदर पहनना है, कहीं पर जाकर तुम बैज ले सकते हो, कहीं पर लाइब्रेरी है जहाँ पर आकर तुम कल्टीवेशन की टेक्निक ले सकते हो और कहीं पर जाकर तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। हर एक छोटी से बड़ी जगह जो थी सब के बारे में अच्छे से डिटेल वो वांग को दे रहा था। वांग यहाँ पर जेन का अच्छे से शुक्रिया करता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की। जिसके बाद वांग ने अपना कपड़ा बदल लिया था, बैज वगैरह ले लिया था और उसके बाद वो एक पवेलियन के अंदर आ जाता है जहाँ पर स्कल्पचर्स वगैरह रहते हैं। ऐसा समझ लो कि टेक्निक वगैरह की लाइब्रेरी होगी ये, जहाँ पर अभी वांग आया हुआ था। लाइब्रेरी के अंदर एक एल्डर बैठा हुआ था जो सभी डिसेबल को उनके हिसाब से चीजें प्रोवाइड करता है। वो वांग से कहता है कि जरा पहले अपना टोकन तो दिखा मुझे। तो वांग अपना टोकन उसको दे देता है और टोकन देखकर एल्डर उससे कहता है कि जा 3rd फ्लोर पर जाना और वहां से जो चीजें सही लगती है तो वो ले सकता है, ना ऊपर ना नीचे की चीजें, क्योंकि 3rd फ्लोर से नीचे की चीजें कमजोर लोगों के लिए हैं जो तेरे काम तो वैसे भी नहीं आएगी। तो वांग कहता है कि मुझे ना यहाँ पर जेड स्लिप चाहिए जिनके अंदर सोल पावर होनी चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तो शुरुआत में तो एल्डर जो था वो यहाँ पर मना करा था कि नहीं है वो यहाँ पर जेड स्लिप, तू यहाँ से चला जा। लेकिन जब वो गुस्से में वांग को देखता है तो वो उससे कहता है कि अच्छा
तो मुझे आंखें दिखा रहा है, ठीक है फिर इस लाइब्रेरी के अंदर ना 10 जेड स्लिप रखी है, तेरे अंदर जिगरा होगा तो जाकर उसको निकाल ले। तू एक को भी निकाल पाया ना तो वो जेड स्लिप तेरा, जा मैंने तुझे छूट दिया। क्योंकि तेरे जैसे को मैंने बहुत देखा है जो आते हैं बड़े एटीट्यूड के साथ उछल उछल कर आते हैं और अपनी वाट लगाकर यहाँ से रिटर्न चले जाते, तो भी उनमें से एक ऐसा ही है जहाँ अपनी पावर दिखाओ, पावर की मदद से जो समझ में आता है निकाल ले। क्योंकि सोल रिफाइनिंग सेट के इनर सेट का ना यही रूल है, पावर है तुम्हारे पास तो तुम कुछ भी ले सकते हो। ये सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है कि सबसे पहले तो मैं इस बुड्ढे को ही ठिकाने लगाता हूँ, इसने मेरे कान में दर्द कर दिया, उसके बाद जो समझ में आएगा वो निकाल लूंगा। तो सबसे पहले जो बुड्ढा जिस फॉर्मेशन के ऊपर बैठा हुआ था वांग फॉर्मेशन को ही तोड़ देता है। ये देखकर वो जो बुढ़ा वेल्डर था वो वांग से कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, पिछले 100 साल में सिर्फ 5 ही ऐसे लोग थे जिसने मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत दिखाई है, 5वें नंबर पे तू ही आता है। लेकिन एक बात बता दूं कि जितने भी 4 लोग तेरे से पहले मुझसे फाइट करना चाह रहे थे ना, कोई भी जीता नहीं है, तो तू भी जीतने के सपने मत देख। इसके बाद तो उस बुढ़ाऊ ने वांग के ऊपर ही हमला शुरू कर दिया था, लेकिन वांग अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार के अंदर बुढ़ाऊ को वहाँ पर जकड़ लेता है। बुढ़ाऊ तो अब यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से बुढ़ाऊ की हालत खराब हो चुकी। तो वांग से कहते कि छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ का ये भी रूल है कि अगर सामने वाला तुम्हारे सामने हार मानता है ना अपनी, तो तुम्हें उसको माफ करना पड़ता है। देख मैं तेरे सामने माफी मांगता हूँ, मैं तुझसे अपने सामने हार जाता हूँ, तो बस मेरी जान की बख्श दे और मेरी जान मत ले तू। ये सुनकर वांग बुढ़ाऊ को वहाँ पर जिंदा छोड़ देता है, उसने उसको माफ कर दिया था। बुढ़ाऊ कोने में जाकर छुप जाता है और वांग को इशारा करते हुए कहता है कि उधर जाके देख, उधर तुझे मिलेगा जेड स्लिप, तुझे पूरे लाइब्रेरी के अंदर से जो अच्छा लगता है वो निकाल ले, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, तुझे देख कर ही मेरी फट गई है। इसके बाद वांग जो था वो वहाँ पर जेड स्लिप लेता है और उसको लेकर वहाँ से निकल चुका था। बुढ़ाऊ की तो हालत पहले से ही खराब थी, वो कह रहा था कि इससे ज्यादा खतरनाक बंदे से मैं जिंदगी में नहीं मिला था, आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक था, उम्मीद करता हूँ कि दोबारा कभी मिलूंगा भी नहीं इससे। इसके बाद वांग एक केव के पास आता है, जिस केव के अंदर से उसको स्पिरिचुअल ऑरा काफी अच्छी तरह से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको उसी के अंदर जाना था, तो वो सीधा का सीधा गेट ही फोड़ देता है केव का। अंदर से दूसरा बंदा बाहर निकल कर आया था, वो वांग से कहता है कि तू कौन है रे, तुझे दिखा नहीं देता कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, चला जाए यहाँ से। लेकिन जब वांग नहीं जाता तो वो बंदा अपना सोल फ्लैग बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर करीब 5 सोल थी, यानी कि इसका सोल फ्लैग ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो बंदे की भी कल्टीवेशन कम ही होगी। वांग यहाँ पर एक ही बार हमला करते हुए उस बंदे की वाट लगा देता है, जो बंदा यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाता। वांग जैसे उस बंदे का सोल फ्लैग दिखता है, वो कहता है कि इस सोल फ्लैग के अंदर जो स्पिरिट डाली हुई है ना, वो अच्छी खासी डाली हुई है, लेकिन इस बंदे के पास पावर नहीं थी जो इसने सिर्फ 5 ही सोल को अंदर डाला। अगर ये सोल फ्लैग मैं ले लूँ ना, तो मैं इसके अंदर 5,000 या जितनी हो सकता है उतनी सोल अंदर डाल सकता हूँ। तो वांग उस बंदे से कहता है कि जा तू भूल जा, तेरा सोल फ्लैग मेरा हुआ, मैं तुझे कभी जिंदगी में इसको रिटर्न नहीं दूंगा। वो बंदा इस चीज को देखकर भड़क जाता है। वो जैसे यहाँ पर वांग के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, वांग हल्का सा ऑरा क्या एक्टिवेट करता है, वो बंदा जमीन में धंस जाता है। वो बंदा तो उठ तक नहीं पा रहा था, इसलिए वो वांग से कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा आप कमजोर होंगे, आप मेरी जान बख्श दो, मैं आपके सामने अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। ले जाइए मेरा सोल फ्लैग, ले जाइए, मेरे पास कुछ जेड स्लेव है वो भी ले जाइए, और देखिए 2 मेरी बंदी थी, मैं कल्टीवेशन करने के बाद इनके साथ टाइम पास किया करता था, दोनों बंदी को भी ले लो, जो चाहिए सब ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। वांग की तो पूरी दहशत मच चुकी थी, बस एक ही बार के अंदर, एक दिन भी नहीं हुआ था उसको ढंग से आए इनर सेट के अंदर, और सब उसके सामने झुकने लग गए थे। वो बंदा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से पूरी रफ्तार के साथ भाग जाता है। तो वांग उसका जेड स्लिप लेता है और उसको चेक करने लग गया था, जिसके अंदर कुछ टेक्निक वगैरह लिखी थी कि कैसे सोल फ्लैग की पावर को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो जो लड़की थी जो उस बंदे के साथ थी, वो वांग से कहती है कि मुझे लगता है ना इस जेड स्लिप के अंदर जो टेक्निक लिखी है ना, उसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर कई सारे सोल फ्लैग को बनाते हुए देखा है, जितना मुझे पता है मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। सोल फ्लैग को पावरफुल बनाने और सोल जेड जो था उसका इस्तेमाल करने के 3 तरीके होते हैं। बिल्कुल 3 तरीकों का नाम वही है जो कि इनर सेट के अंदर जो 3 पीक है ना उनके नाम से मिलते जुलते हैं। वही सोल रिफाइनिंग, सोल एक्सट्रैक्शन और सोल बॉन्डिंग। तीनों मेथड का अगर एक बार इस्तेमाल करके सोल फ्लैग बनाया जाए ना, तो वो सोल फ्लैग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपको तीनों मेथड एक बार समझने पड़ेंगे। वांग जानकारी लेने के बाद वहां से जाने लग गया था, लेकिन वो दोनों जो लड़कियां होती है वो उसी के पीछे जा रही थी कि क्या पता वांग को कभी जरूरत पड़े तो वो उनके साथ इंजॉयमेंट कर सकता है। लेकिन वांग दोनों को पीछे वहीं रोकते हुए कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग आजाद हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वांग आगे बढ़ते हुए इस पूरे के पूरे इनर सेट की जो मेन खदान है स्पिरिचुअल एनर्जी की, जहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, उसके गेट पे आ चुका था। और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से गेट
गेट ही फोड़ देता है। जिस तरह से उसने आउटर सेट के अंदर सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा कलेक्ट कर लिया था, अब वो इनर सेट के अंदर भी सब का सब स्पिरिचुअल ऑरा कलेक्ट करना चाह रहा था। वांग कहता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी जबरदस्त है, जितनी मेरी कल्टीवेशन थी हो सकता है कि यहाँ पर कल्टीवेट करने से वो सब वापस आ जाए। वांग जैसे यहाँ पर आया था उसको एक अजीब सी जगह दिखाई देती है, जो जगह इस पूरे के पूरे खादान में सबसे ज्यादा डिफरेंट लग रही थी और अंदर कुछ स्पिरिट भी कैद होती है। वांग जो था यहाँ पर उस जगह को देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है ना, ये जगह सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा को होल्ड करके रखती होगी। अगर मैं इसके अंदर जाकर कल्टीवेशन करूँ तो और ज्यादा फास्ट तरीके से कल्टीवेशन बढ़ सकती है। लेकिन जैसे वो जगह को टच करता है वो वहां से दूर फेंका चुका था, क्योंकि अंदर जाना भी इतना ईजी नहीं होने वाला था। वांग कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, अंदर तो जाना ही पड़ेगा, अब चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। अभी मुझे अर्जेंट में पावर की जरूरत है तो यहीं पर जाना मुझे लगता है बेस्ट होगा, रिस्क तो लेकर रहूंगा। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी जगह को वहां पर फोड़ फाड़ देता है ताकि अंदर कल्टीवेशन कर सके। लेकिन उसको क्या पता था कि जैसे उसने वो जगह को फोड़ा था, अंदर से एक बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जिसने आते साथ ही वांग के ऊपर हमला कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि इस जगह के अंदर बीस्ट को कैद करके रखा गया था, जो वांग के अटैक करने की वजह से बाहर निकल कर आ गया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।